हेलो दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक बार हम एनजीओ के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, उस टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा आपको हम शेयर करेंगे। दोस्तों, जो एनजीओ सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन लेने का मन बना रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एनजीओ सेक्टर में वर्क करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारी ना हो तो आपको लगभग इस सेक्टर में आने के बाद काफ़ी परेशानियां आ सकती है। हमारे इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अगर जान लें या कहीं भी रिसर्च कर लें तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी तरह का अपडेट अगर आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके और उस चीज़ का आप भरपूर लाभ उठा सको। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनजीओ के सेक्टर में कुछ हमारे बचे हुए टॉपिक्स थे, हमारे जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स थे वो हम अपने पिछले वीडियो में हम शेयर कर चुके थे। अगर मिस कर गए हों तो आपको आई बटन में यहाँ मैं दे रहा हूँ, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ कौन सा पार्ट है और ये एनजीओ का कौन सा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगा। दोस्तों, एनजीओ सेक्टर में जो हमारी एक्सपीरियंस है उस जो हमने एक्सपीरियंस किया है, अगर भविष्य में किसी तरह का परेशानी आपको आए तो उस परेशानी का आप अच्छे से सामना कर सको या उस चीज़ से आप निजात पा सको। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको हम शेयर करें। दोस्तों, एनजीओ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो बहुत लंबा जाएगा, परंतु जो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले हम अपने वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे कि एनजीओ कब स्टार्ट हुआ था, क्या होता है और एनजीओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको पिछले वीडियो में शेयर किए थे। परंतु आज हम शेयर करेंगे कि एनजीओ कितने टाइप्स के होते हैं, ये कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं और इनके रजिस्ट्रेशन के लिए कितने मेंबर चाहिए होता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एनजीओ कितने टाइप्स के होते हैं आज। तो दोस्तों, एनजीओ 3 टाइप के होते हैं। हमने एक पहला जो सबसे पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, परंतु आज एनजीओ के कितने टाइप्स होते हैं प्रॉपरली हम शेयर कर दे रहे हैं कि दोस्तों एनजीओ 3 टाइप के होते हैं। आपको स्क्रीन पर हम शो भी कर दे रहे हैं कि कौन कौन टाइप के एनजीओ होते हैं। दोस्तों, एनजीओ का जो टाइप होता है वो 3 एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। दोस्तों, पहला टाइप है पब्लिक एक्ट या ट्रस्ट एक्ट। दोस्तों, भारत के संघ राज्य में अलग अलग अधिनियम है, अलग अलग रूल रेगुलेशन लागू होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रस्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन की बात, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 2 आदमी की नीड होती है, 2 डीन की आवश्यकता होती है। और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने रजिस्ट्रार ऑफिस या चैरिटेबल जो कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनके पास जाकर ये आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट एक्ट की बात करें तो ट्रस्ट एक्ट में ये बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अलग अलग थोड़ा सा होते हैं। ये अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इजीली हो जाता है, बट रजिस्ट्रेशन कराने से पहले रूल रेगुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में और विस्तार से हम बात करें इस एक्ट के बारे में, तो इस एक्ट में बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो रजिस्ट्रार जो होते हैं वहाँ पर एक फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट आराम से मिल जाते हैं। जो रजिस्ट्रेशन डीड होते हैं उस डीड में मेंशन कर दिया जाता है कि ये रूल है, आपके ये रेगुलेशन है, यहाँ से आपको इस तरह का प्रोसेस होता है, तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाते हैं। दोस्तों, बात हम करेंगे एनजीओ के दूसरे टाइप सोसाइटी एक्ट की। ये दूसरा एक्ट होता है जो सोसाइटी एक्ट होता है। दोस्तों, जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसमें मेमोरेंडम बनते हैं, रूल रेगुलेशन बनते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इस ट्रस्ट एक्ट को रन कर सकते हैं। दोस्तों, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम 7 मेंबर की नीड होती है। 7 मेंबर होंगे तब जाकर रजिस्ट्रेशन होगा, पर इसमें नियम है कि 7 जो मेंबर हैं कम से कम 5 मेंबर अलग अलग राज्यों से बिलोंग करने चाहिए। अब हो सके तो 7 जो मेंबर हैं वो अलग अलग राज्यों से बिलोंग करें तो और आपके लिए बेटर हैं। इसमें बहुत सारे आउटपुट मिल जाते हैं।
तो दोस्तों अगर 7 मेंबर आपके पास हों तो आप अलग अलग राज्यों से हों तब भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके रूल्स रेगुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट रजिस्ट्रेशन जब प्रोसेस आपको 7 मेंबर मिल जाते हैं तो आपको इजीली रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, ज़्यादा इसमें भी परेशानी नहीं होता है। परंतु अगर हम जब बात करें 7 यूनिटी की अलग अलग स्टेट से, इसको इकट्ठा करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम सपोज दैट हम बना भी लेते हैं, एक बार हम मीटिंग करके एक बार हम जुट भी जाते हैं 7 मेंबर, तो अगली बार जो हम बोर्ड मेंबर के मीटिंग्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि 7 जो लोग हैं वो काफ़ी इशू करते हैं। कभी किसी के पास कुछ टाइम नहीं होता है, कभी कोई किसी काम में व्यस्त होता है, इस कारण से काफ़ी परेशानियां मतलब देखने को मिल जाता है लगभग ये तो मतलब बेस्ट तो है रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है, ये सोसाइटी एक्ट बहुत बेस्ट है। परंतु इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है और जो बोर्ड मीटिंग की बात करें, एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें, तो ये जो 7 लोग हैं, 7 लोग को इकट्ठा करने में काफ़ी इशू आते हैं। परंतु अगर आज तो डिजिटल माध्यम है, डिजिटल माध्यम से तो सब कुछ पॉसिबल है। परंतु एक बार फिजिकली अगर हम कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड मेंबर मिलते हैं, सदस्य मिलते हैं, तो काफ़ी उसका आउटपुट निकल के आता है। तो दोस्तों ये बेटर है, आप लोग जैसा चाहते हैं, आप लोग अगर आपके पास मेंबर हैं तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन तो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। दोस्तों एनजीओ के तीसरे टाइप का एक्ट जो है वो कंपनी एक्ट है, जिसे हम सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। दोस्तों पहले ये 25 एक्ट के नाम से जाना जाता था, अभी कुछ उसमें संशोधन हुए थे, कुछ इसमें अपडेट आए थे। दोस्तों अपडेट आने के बाद 2013 एक्ट के नाम से अब जाने लगा है। दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। दोस्तों जो सेक्शन 8 कंपनी है एक कॉर्पोरेट की तरह काम करता है। इसमें सारे वही चीज होते हैं जो पब्लिक एक्ट में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, इसमें भी वही होते हैं, मगर जो इसके रूल्स रेगुलेशन है, जो इसके ट्रांसपेरेंसी है, वो हमें लगता है कि वो दोनों जो एक्ट हैं, पब्लिक एक्ट और सोसाइटी एक्ट, उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है और इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा ही मतलब बेनिफिट एक दूसरे मेंबर के लिए होता है और अपने साथ जो काम करते हैं उनके लिए होता है। और साथ ही साथ जो इनके रूल रेगुलेशन हैं काफ़ी बेहतर हैं। अगर आप काम करने जाते हैं जो सेक्टर में, तो आपको लगभग इसका एक्सपीरियंस जब मिलेगा तो आपको बेटर फील होगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी बेहतर है कि आप इस एक्ट में अगर काम करते हैं तो इसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं जो बोर्ड मेंबर होते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो किस लेवल में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉरपोरेट है, प्राइवेट कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसमें डायरेक्टर लोग होते हैं। तो उसी के जैसे यहाँ भी ये जो ऑन करते हैं, यहाँ पे जो ऑनर होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। हम शॉर्ट में बोलते हैं डीन। इसमें डीन प्रोवाइड किए जाते हैं, डीन नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे हम ट्रस्ट एक्ट में बात कर रहे थे, डीड और ट्रस्टी की बात करते हैं। यहाँ पर जब से सोसाइटी एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रस्टी होते हैं, सेटरर होते हैं, जो मेनी पोजीशन से होते हैं, उस पोजीशंस में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। मगर यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन 8 कंपनी में, तो यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं। यहाँ पर जो ऑन करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं इनके अंदर, तो वो होते हैं डायरेक्टर। यहाँ जैसे प्राइवेट कंपनी में होते हैं डायरेक्टर, वैसे ही यहाँ पर एक डायरेक्टर होते हैं और साथ ही साथ एक ऑथराइज पर्सन होते हैं। ऑथराइज पर्सन तो ऐसे जितने भी डायरेक्टर हैं वो सब हो सकते हैं, परंतु अगर ऑथराइज पर्सन ज़्यादा रखना चाहता है, अपने पास शेयर रखना चाहता है, इसमें एक तरह से शेयर भी चलते हैं। दोस्तों इसमें अब ये भी जानना जरूरी होता है कि जब सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो ये प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं उनमें शेयर होता है, शेयर बहुत लगे रहते हैं। इसमें भी कुछ शेयर होते हैं, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ ये शेयर बनते हैं। मान लीजिए कोई भी आप लाइबिलिटी रख सकते हैं, जैसे एक मिनिमम लाइबिलिटी रख सकते हैं आप, जो चाहें सो रख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। बस इसमें बस कैपिटल दिखाना होता है कि हाँ ये हमारी इस कैपिटल के साथ हम ये सेक्शन 8 कंपनी को रन कर रहे हैं। अगर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें, बहुत लंबा सभी एक्ट की बात करें तो रूल रेगुलेशन सबके अलग अलग हैं। इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस मिल जाएंगे, इनके रूल रेगुलेशन में डिफरेंस मिल जाएंगे।
परंतु वर्क जो है वो एक जैसे लगभग हैं। इनके जो उद्देश्य हैं, आई मीन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लगभग तीनों के एक ही जैसे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव की बात आई तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी जानना जरूरी है। दोस्तों आप किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि आप एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर छोटा सा शॉप भी खोलते हैं तो उसमें एक मतलब मकसद होता है कि हम इस शॉप में क्या करने वाले हैं। एक तो जनरल स्टोर होता है, तो जनरल स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक पान का शॉप होता है या किसी मेडिकल शॉप होता है। दोस्तों आपका जो भी मकसद होता है वो एक मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर होता है। तो अगर हम एनजीओ की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बात हम करेंगे कि समाज के भलाई के लिए यहाँ पर जो आप करना चाहते हो, अगर जैसे गवर्नमेंट काम करती है वैसे ही उसका भी एक प्रतिबिंब है। दोस्तों इसको हम मान सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये मिरर है। जैसे गवर्नमेंट वर्क करती है बिना किसी फायदा के, वैसे ही एनजीओ बिना फायदा के लोग के हित के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम बात करें, डिस्कशन करें तो निकल कर आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मानव जाति के उत्थान के लिए हम बात करें तो मानव जाति के उत्थान जैसे अभी सबसे पहले तो आता है, अगर बच्चा छोटा होता है तो एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन सबसे पहले हम मान लीजिए लेकर आते हैं। दोस्तों अगर बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले नीड होती है एजुकेशन की या उसके डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की बात करें तो अगर बच्चा पैदा होता है तो कहीं हो सकता है कुपोषण का शिकार हो या किसी बीमारी का शिकार हो या बहुत सारा तरह की चीज़ें परेशानियां होती हैं। अगर जन्म लेता है तो किस कंडीशन में लेता है। कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जो मतलब बताने लायक तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल बता देते हैं कि कुछ ऐसे भी समाज में लोग हैं जिनकी मानसिकता अभी भी बहुत ही गिरी हुई है। जैसे बच्चा पैदा किए और वो अनाथ कहीं रोड पे फेंक जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक सब्जेक्ट है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों समाज है, समाज में बहुत तरह के लोग मिलते हैं। ये हमारे साथ घटना हुआ है, हम देखे हैं, हम फेस किए हैं इस चीज़ को लेकर, इसलिए वो चीज़ हमें अभी याद आ गई, इसलिए आपको हम शेयर कर दिए। दोस्तों ये जो चीज़ें अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तभी बच्चा पैदा करो। अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो बच्चा पैदा ना करो। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास सक्षम हो, आप सक्षम हो। हमारी जो सोसाइटी है कुछ तो हो सकता है अपने गलत फहमी में या कुछ गलत तरीके से बच्चे को जन्म देता है। वो क्या करता है कि बच्चे को पैदा कर और कहीं उसको अनाथ छोड़ देता है, रोड पर कहीं फेंक देता है, कूड़ेदान में फेंक देता है। ये बहुत ही बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है। इस विषय पर हम बात करने लगे तो ये हर किसी के आंखों में आंसू आ सकते हैं। दोस्तों हमने उस चीज़ को फेस किया है, हम एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों अभी हमें चाइल्ड के ऊपर तो अभी काम नहीं कर रहे हैं, केवल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे। मगर दोस्तों कुछ ऐसी घटना है, उस घटना को देखते हुए हम अब एजुकेशन के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे और जो भी इसमें परेशानियां होंगी उस चीज़ को लेकर हम भी काम करेंगे। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक हैं ये जो आप नवजात बच्चे को देखते हो रोड पे या कूड़े में फेंके हुए तो आपके मतलब दिल आपके भी इसी तरह से पिघलेंगे या आपके दिल में क्या हलचल आएगी। आप जिस दिन आपके सामने फेस कर जाओ तो आपको पता चल जाएगा। आप सपोज दैट मान ही लो ना, किसी भी जानवर का बच्चा को ले लो, अनाथ है, उसकी माँ नहीं है, वो रोड पे या कहीं भी तड़प रहा है तो आपको मतलब एक दया आता है, अजीब सा होता है। सभी को फील होता है, अजीब सा फील होता है कि हम तो आप उसको गोद में उठा ही लेते हो। तो ये तो इंसान की बात करते हैं, यहाँ पर इंसान के बच्चे की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस पे हम कभी डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही अलग ही टाइप का टॉपिक है, इस पे हम डिस्कशन करें। तो दोस्तों हम अभी अगले अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एनजीओ के ऑब्जेक्टिव में और हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे काम हैं, जैसे महिला उत्पीड़न को लेकर काम है, विधवा महिलाएं हैं, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम को फेस कर रही महिलाएं,
उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन वहाँ पे जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन हो पाती है एनजीओ यहाँ प्रोवाइड कराती है। दोस्तों एनजीओ को और जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लीजिए कि रूरल डेवलपमेंट हो गया, मानव संसाधन विकास कल्याण को लेकर वर्क हो गया, हेल्थ को लेकर काम हो गया, पर्यावरण को लेकर काम हो गया। पर्यावरण तो इम्पोर्टेंट अभी है, अगर पृथ्वी के क्लाइमेट को बचाना है या किसी भी तरह का इस तरह पोल्यूशन से बचाना है। दोस्तों अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण अभी के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ऑब्जेक्टिव, ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों अगर पर्यावरण बचे तभी हमारे आने वाली पीढ़ी सुखमय जिंदगी जी पाएगी। आसान भाषा में बोले तो अच्छी ऑक्सीजन या जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट का एक तरह से अभी आने वाले जनरेशन जो हमारे हैं, हमारे ही जनरेशन, ऐसा नहीं है कि अलग से जनरेशन आने वाले हैं, हमारे जो बच्चे हैं ये हर 10 साल में क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। दोस्तों पर्यावरण की बात करें तो ये पर्यावरण हर 10 साल में आप उसका एक डेटा देखो तो काफ़ी डिफरेंस होते हैं 10 साल के अंदर। 10 साल में धीरे धीरे करके आते हैं। अगर आप अचानक 10 साल के उठाओ और 10 साल के पहले का उठाओ तो ये काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है आज की जनरेशन में। दोस्तों कोविड आया, इसमें पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ, जहाँ तक कि सिटीज़ में अर्बन एरिया है उस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं कुछ दिनों के लिए बंद थी। साथ ही साथ जो व्हीकल्स बंद होने की वजह से ये पोल्यूशन में जहाँ तक कि सुधार आया। साथ में हम दिल्ली में अभी एग्जाम्पल बात करते हैं, दिल्ली में हम काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा कोविड के समय में, तो यहाँ का जो पोल्यूशन था अलग ही एक फील दे रहा था। हम ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये गांव का जो फील था वो दिल्ली के अंदर आ रहा था। जो 5 या 6 दिन के अंदर जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा, तो उसमें ऐसा लॉकडाउन लगा था कि हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि इस तरह से लॉकडाउन लगेगा। उसमें पॉल्यूशन जहाँ तक यहाँ दिल्ली की बात करें तो काफ़ी मतलब बेहतरीन देखने को मिला। हमें एक अजीब सा सुकून सा मिल रहा था। दोस्तों पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन में बहुत सारे तरह के पॉल्यूशन आते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, और जो भी जितने भी तरह के पॉल्यूशन है, जिसे अर्थ पॉल्यूशन है, उस तरह से बहुत सारे पॉल्यूशन जो है उस सारे पे यहाँ पर कुछ अंतर देखने को मिला जब लॉकडाउन लगा। तो इसमें मतलब बहुत काफ़ी अंतर देखने को मिले थे और काफ़ी ये दिल्ली के अंदर सुकून मिल रहा था। मगर फिर से अभी जब स्टार्ट हुआ सब इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स, तो फिर वापस उसी तरह की परेशानी होने लगा। क्लाइमेट उसी तरह का बन गया जो काफ़ी मतलब बदलने लगा था। दोस्तों जब कोविड का दौर आया था 2020 के स्टार्टिंग में, जब लॉकडाउन लगा तो लगभग 7 दिन के अंदर ही कुछ ऐसे मतलब क्लाइमेट को लेकर कुछ ऐसे आउटपुट मिले थे, लगभग बताए जा रहे थे। उसमें कुछ न्यूज़ देखा गया था कि लगभग 200 किलोमीटर 173 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो हिमालय का एक जो चोटी थी वो पंजाब के किसी जगह से दिख रहे थे। दोस्तों इस तरह से बहुत सारे चीज़ें मतलब न्यूज़ में आए थे कि यहाँ का पोल्यूशन इस तरह से साफ हुआ कि ये चीज़ें दिखने लगा। मतलब अंतर तो पड़ता है। तो पोल्यूशन ऐसा चीज़ है, इस पे वर्क करने के लिए एनजीओ प्रॉपरली वर्क करता है। कोई एनजीओ है बस मेन ऑब्जेक्टिव लेकर चलता है पोल्यूशन को लेकर। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बारी बारी से किसी ऑब्जेक्टिव को भी डिफाइन करेंगे हम। जैसे जो भी टॉपिक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, इस पे हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो होंगे सब बारी बारी से इस पे डिफाइन करेंगे, कैसे होते हैं, क्या इसके रूल्स रेगुलेशन हैं, आप इस पे वर्क करोगे तो किस तरह से करोगे, इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, बहुत सारे तरह के मतलब इसमें प्रोसेस हैं, कैसे करेंगे वो सब सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, बात हम करेंगे तो नॉर्मली बात बहुत लंबी हो सकती है। साधारण भाषा में हम बात करते हैं तो एनजीओ इस तरह से काम करती है। एनजीओ के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, नॉलेज के साथ आप वर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों एक लास्ट में इम्पोर्टेंट और बात है कि अगर आप एनजीओ में वर्क करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वहाँ पे फुल डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। दोस्तों बहुत सारी परेशानियाँ इस सेक्टर में है। इसमें तो सबसे पहले कुछ इतने रजिस्टर्ड, हमने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि इंडिया में कितने रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। तो उस एनजीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ऐसे एनजीओ का रेपुटेशन बना कि जो रेपुटेड एनजीओ हैं उनका भी नाम बहुत काफ़ी मतलब एक गलत मतलब
गलत नज़रों से देखा जाने लगा, एनजीओ सेक्टर को गलत नज़रों से ही देखा जाने लगा। तो दोस्तों इसलिए हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो पूरे ईमानदारी के साथ काम कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार और हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इतनी एनजीओ इंडिया में हैं, आप किसी एनजीओ को पता कीजिए जो वर्किंग हो, जो लिस्टेड हो, जिसकी एक्टिविटी अभी रनिंग पे हो। उस एनजीओ के साथ आप कांटेक्ट कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, बात कीजिए उसके ओनर से, चाहे कि जो भी पर्सन आपसे मतलब कांटेक्ट में आए उस पर्सन से बात कीजिए और उससे बात कीजिए कि हमको भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट दे दो, आप कोई जगह दे दो ताकि हम भी काम कर सकें। दोस्तों ये बेहतरीन मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि आइडिया बहुत अच्छा है। इस पे हम अगर वर्क करते हैं तो एक तरह से जो न्यू रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंस आते हैं वो भी बच जाते हैं, गवर्नमेंट का भी टाइम बच जाते हैं, और भी बहुत सारे जो आपके बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो एक मिनिमम एक्सपीरियंस के साथ रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं। ये बहुत बड़ी सेक्टर है, ये जो सेक्टर है एनजीओ का सेक्टर बहुत बड़े है। इस सेक्टर में अगर हम वर्क करते हैं तो इसके बारे में जानना, फंडिंग अरेंज करना, बहुत सारे इसमें नेसेसरी चीज़ें होती हैं, इसमें जानना जरूरी होता है और साथ ही साथ इकट्ठा भी करना होता है। तो ये सारे चीज़ें ना आप अगर चाहो पर्टिकुलर अपने से लेना तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, सब कुछ है, आपके पास पर्सनल फंड है, तो आप रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर करा सकते हो। पर अगर आपको कम इन्फॉर्मेशन है और आपके पास कम एक्सपीरियंस है, देन करूँगा, साथ ही आपको एक तरह से सजेशन भी दूंगा कि आप किसी रनिंग एनजीओ को पकड़ो, उनसे बात करो, आप उसमें एक ऑथोराइज पर्सन बन जाओ। ऑथोराइज पर्सन, हाँ एक इसमें और टॉपिक था एनजीओ सेक्टर में कि अगर आप इसमें बोर्ड मेंबर होते हैं, जो टीम होती है, आप इसमें मैक्सिमम कितना भी रख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ऑथोराइज पर्सन तो पर्टिकुलर हो गए, मगर आप इसमें जितना भी मेंबर रखना चाहते हो, एज ए वॉलंटियर रखना चाहते हो, मेंबर रखना चाहते हो, बहुत सारे पोजीशंस हैं, इसमें पोजीशन क्रिएट भी कर सकते हो, इसमें कुछ बंदिश नहीं है। आप जो पोजीशन आप वहाँ पे अफोर्ड कर सको, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उस मतलब लेवल पे आप जो भी पोस्ट रखना चाहते हो रख सकते हो और वहाँ पे इजीली काम कर सकते हो ऑथोराइज पर्सन बनाकर। तो हमारी एक गुजारिश रहेगी, आपके आसपास के एनजीओ को आप एक तरह से सर्च करो और उनके साथ जाके कोऑर्डिनेट करो, उनके साथ जाके काम करो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो भी दिक्कत नहीं है, आप वो भी जाकर आराम से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हाँ, मगर आपके फ्यूचर को भी देख लो, वहाँ पे डिसाइड कर लो। दोस्तों ये मैं मानता हूँ, आप जो मानते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, आज़ाद हो, इसमें कोई इशू भी नहीं है, गवर्नमेंट भी कोई ज़्यादा परेशान नहीं करती है। आप जाकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, विथ रजिस्ट्रेशन काम कर सकते हो। अगर आप 2-4 लोग के साथ हेल्प करना चाहते हो या कम टाइम के लिए काम करना चाहते हो तो बिना रजिस्ट्रेशन का भी कर सकते हो, या किसी एनजीओ को कुछ दिन के लिए पकड़ लो, उसके साथ काम कर लो, तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो अगर आप वर्क करना चाहते हो तो इसमें निकल के सामने आएगा। वर्क करने के बारे में सोच रहे हो तो ये इसमें आउटपुट निकल के आएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी तरह का अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।